जब से मेरी शादी हुई थी तब से मेरे जिस्म में बहुत दर्द रहने लगा था। फिर मेरे शौहर ने मुझे एक ऐसी दवाई की पुड़िया दी जिसको खाकर मैं पूरी रात सुकून से सोती और सुबह आँख खुलती। एक रात मुझे इस दवाई की पुड़िया पर शक हुआ और मैंने उस रात वो नहीं खाई। मेरा शौहर आधी रात को कमरे में मौजूद नहीं था। जब उसका पीछा किया तो उसने अपने घर के तहखाने में एक लड़की को रस्सियों से बांधा हुआ था और वो लड़की मेरी शादी को अभी 1 महीना गुजरा था कि मेरे जिस्म में एक अजीब सा दर्द शुरू हो गया। ये अजीबो गरीब दर्द शाम होते ही शुरू हो जाता और फिर यकदम बढ़ने लग जाता और जो ही सुबह होती ये दर्द खत्म हो जाता। सारा दिन मुझे दर्द ना होता। मैं बहुत हैरान होती थी कि आखिर ये कैसा दर्द है जो सिर्फ रात को होता है और दिन के वक्त यूं महसूस होता था जैसे दर्द हुआ ही ना हो कभी। पहले तो मैं चुपचाप ये दर्द बर्दाश्त कर लेती थी, मगर वक्त के साथ साथ दर्द की शिद्दत में भी इजाफा होता जा रहा था। मेरा नाम आसमा है। मेरे शोहर एक हकीम थे, लेकिन मैंने कभी भी अपने ये मसाइल अपने शोहर को नहीं बताए थे क्योंकि मैं जिस खानदान से आई थी वहाँ इन हकीमों को बहुत बुरा समझा जाता था। मेरी अम्मी का कहना था कि ये हकीम इंसानों को दवाइयों के नाम पर मुख्तलिफ केमिकल देते हैं जिनसे उनका जिस्म मजीद खराब हो जाता है। हम लोग तावीज और दम वगैरह पर एहसार करते थे और हर बीमारी के इलाज के लिए इन्हीं से रुजू करते थे। हम जादू टोना और तावीज़ों से इलाज करवाया करते थे। इसलिए मैं अपने शोहर को भी अपना मसला बताने से कासिर थी। मेरी अम्मी तो मेरी शादी किसी हकीम से करने को तैयार ही नहीं थी, मगर चूंकि वो बहुत अमीर था इसलिए अम्मी ने हाँ कर दी। शादी के बाद सब अच्छा था, लेकिन फिर अचानक ही रात को मैं तकलीफ में मुब्तला होने लगी। दिन गुजरते जा रहे थे और मेरी तकलीफ बढ़ती ही चली जा रही थी। सारा दिन मुझे इस दर्द का जरा भी एहसास न होता था। मैं बिल्कुल ठीक होती थी और शाम होते ही अब इतनी तकलीफ बढ़ जाती कि उठना मुश्किल हो जाता। मेरा शौहर बहुत ही अच्छा इंसान था। वो मेरा बहुत ख्याल रखा करता था और छुप छुप कर मुझ पर नजर भी रखता था। कभी कभार मैं पूछती कि आप मुझ पर छुप छुप कर नजर क्यों रखे हुए हैं, तो वो कहते मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और इसी मोहब्बत का तकाजा है। मैं तब भी तुम्हारा ख्याल रखूं जब तुम्हारे साथ ना हूँ। मैं बहुत खुश होती और खुद को दुनिया में सबसे खुश नसीब समझती थी। और फिर एक दिन मेरे शौहर मेरे पास आए और एक बहुत ही अजीबो गरीब बात कही जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरे शौहर ने मुझे कहा कि तुम्हें रात को जिस्म में बहुत दर्द होता है, फिक्र मत करो, ये दर्द ठीक हो जाएगा। शौहर की ये बात सुनकर मेरा दिल दहल सा गया था। मैंने अपनी तबीयत के खराब होने के बारे में सिर्फ अपनी अम्मी को बताया था और किसी को कुछ भी नहीं बताया था। फिर मेरे शौहर ने मुझे कहा कि घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा और तुम फिर से पहले की तरह तंदुरुस्त हो जाओगी। मैं तो परेशान थी क्योंकि मेरा तो हकीमों पर यकीन ही नहीं था। मेरे शौहर ये बात कहकर चले गए थे और मैं सारा दिन इसी बारे में सोचती रही कि ना जाने मेरा शौहर मुझे कौन सी दवाई दे देगा और इससे ना जाने क्या होगा। रात हुई तो मेरा शौहर अपने काम से वापस आया और मुझसे आकर कहने लगा कि मैं तुम्हारे लिए ये पुड़िया लाया हूँ, इससे तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। मैं पहले तो घबराई, मगर मेरे शौहर ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। फिर मैंने उनकी बात मान ली और पुड़िया खाने के लिए राजी हो गई। मेरे शौहर ने मुझे वो पुड़िया खिलाई और फिर मुझे लेटने को कहा। पुड़िया खाते ही मेरे जिस्म में अजीब सी खलबली सी मचने लग गई थी। मुझे यूं लग रहा था जैसे मेरे जिस्म का एक एक हिस्सा हरकत कर रहा हो। मुझे अजीब सा सुकून महसूस होने लग गया। दर्द तो जैसे खत्म हो गया था और फिर इस सुकून में मुझे नींद का भी एहसास होने लगा। मुझे नहीं पता चला फिर क्या हुआ क्योंकि फिर मैं सो चुकी थी। अगली सुबह फजर के वक्त मेरी आंख खुली तो मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रही थी। आज बहुत ही दिनों बाद मैं सारी रात के लिए सोई थी, वरना तबीयत की खराबी के बायस सोना भी महाल हो गया था। मैंने नमाज पढ़ी और रब का शुक्रिया अदा किया और कहा कि शुक्र है इस पुड़िया की वजह से कोई गलत असर नहीं हुआ, बल्कि मैं ठीक हो गई हूँ। सुबह मेरे शौहर ने मुझसे मेरी तबीयत के बारे में पूछा
तो मैंने उसे बताया कि अब मैं काफी बेहतर हो गई हूँ। ये बात सुनकर मेरे शौहर ने मुझे कहा कि वो मुझे अब हर रात एक पुड़िया खिलाया करेंगे, और उसने मुझे सख्ती से कहा कि उसके आने से पहले वो पुड़िया खाए बगैर पहले कभी नहीं सोएगी। मैंने उनकी बात पर असबात में सर हिला दिया। अब रोज ऐसा ही होने लगा था। मेरा शौहर हर रात मुझे एक पुड़िया खिलाता और फिर उसी पुड़िया की वजह से मेरे जिस्म में होने वाला दर्द खत्म होता जाता। ना सिर्फ दर्द कम होता बल्कि मुझे सुकून भी महसूस होने लगता, और फिर इसी सुकून से मुझे इतनी गहरी नींद आती कि दोबारा सारी रात मेरी आंख ना खुलती। सुबह फजर के वक्त आंख खुलती और मैं बहुत ही बेहतर महसूस कर रही होती। ऐसे ही दिन गुजरते चले जा रहे थे और 1 साल हो गया था मुझे वो दवाई इस्तेमाल करते हुए। इस सारे अरसे में मैंने अपने वालिदैन को ये बात कभी न बताई कि मैं कोई दवाई इस्तेमाल करती हूँ। एक दिन मेरी अम्मी मुझसे मिलने मेरे घर आ गई। मैं परेशान हो गई थी कि कहीं मेरी अम्मी वो पुड़िया देख ना ले, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो मेरी अम्मी गुस्से में आ जाती और मेरे शोहर से पूछती कि वो मुझे ये दवाई का जहर क्यों खिला रहा है। मैं सोच रही थी कि क्या करूं। मेरी अम्मी उसी कमरे में बैठी थी जहां वो पुड़िया पड़ी थी। फिर मैंने एक तरकीब सोची। मैंने किसी काम से अम्मी को कमरे से बाहर बुलाया और अम्मी को बाहर छोड़कर खुद कमरे में जाकर वो पुड़िया उठा ली और फिर उसे किसी और जगह छुपा दिया। मैं बहुत खुश थी कि आखिरकार अम्मी को पता नहीं चला। ऐसे ही दिन गुजरते गए और जब भी अम्मी या अब्बू या मेरे मैके से कोई भी आता, मैं उस पुड़िया को छुपा देती। इस तरह यूं ये राज खुलने से बच जाता। मेरा शौहर इस पुड़िया के मामले में काफी संजीदा था। अगर कभी उसके आने से पहले मेरी आंख लग जाती तो वो चिल्लाना शुरू कर देता। हालांकि वो बहुत मोहब्बत करता था और कभी गुस्से में बात नहीं करता था, लेकिन बात जब इस पुड़िया की होती तो वो गुस्से में आ जाता। मैं बहुत हैरान होती थी कि वो ऐसा क्यों करता है। फिर एक दिन उसने मुझे इसकी वजह बता दी, जिसे सुनकर मैं बहुत हैरान हुई थी। मैंने हैरत से खुद से पूछा कि कोई किसी को इतना भी चाह सकता है। मेरे शौहर ने मुझे बताया था कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और नहीं चाहता कि उसकी बीमारी मजीद बढ़ जाए, और इसलिए वो हर रात उसे पूड़ियाँ खिलाने पर इतना पुरजोश होता है। उस दिन के बाद मेरे शौहर के लिए मेरी मोहब्बत मजीद बढ़ गई थी। एक दिन मेरे फूफा मुझसे मिलने मेरे घर आए थे। मैंने गुड़िया को फ्रिज में छुपा दिया ताकि फूफा उसे देख ना ले। फूफा सारा दिन मेरे घर रहे और फिर असर के वक्त चले गए। उनके जाने के बाद मैंने फ्रिज से वो पुड़िया निकाली और उसे वापस उसकी जगह पर रखने लगी, लेकिन जो ही मैंने वो पुड़िया उठाई, फ्रिज में रखने की वजह से वो पुड़िया गीली हो गई थी और उसके अंदर से दवाई निकलकर नीचे गिर गई। सिर्फ थोड़ी सी दवाई उस पुड़िया के अंदर रह गई थी। मैं बहुत डर गई थी। खैर, मैंने उसे वापस उसकी जगह पर रखा और फिर अपने शोहर का इंतजार करने लगी। रात को मेरा शोहर आया तो पुड़िया में कम दवाई देखकर वो बहुत गुस्से में आ गया और कहने लगा कि ये क्या कर दिया तुमने, बाकी की दवाई कहाँ है। तो मैं डर गई और शोहर को बता दिया। वो चीखने लगा और कहने लगा कि ये पुड़िया कितनी महंगी मिलती है, तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में ये पुड़िया मंगवाता हूँ और तुम्हें पुड़िया खिलाता हूँ। मुझे डांटने के बाद मेरे शोहर ने मुझे वो पुड़िया वाला पाउडर खिलाया और फिर मैं सो गई। अगली सुबह मैं उठी तो बहुत पुरसुकून थी, लेकिन एक बात मुझे परेशान कर रही थी कि मेरे शोहर ने मुझे एक पुड़िया के लिए इतना क्यों डांटा। लेकिन फिर मैंने खुद को तसल्ली दी कि वो मुझे मोहब्बत भी तो बहुत करता है। वक्त गुजरता गया और फिर रोजे आ गए। छोटी ईद भी गुजर गई। बड़ी ईद से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना घर की मुकम्मल सफाई कर लूं, और इसीलिए एक दिन जब मेरा शौहर काम पर चला गया, मैंने घर की सारी सफाई का सोच लिया। मेरे शौहर ने मुझे घर के ज्यादा काम करने से मना कर रखा था, इसलिए ना तो मैं रमजान में सफाई कर सकी और ना छोटी ईद पर। मैंने सारे घर की सफाई की, एक कमरे का सामान दूसरे में डाला और फिर उसे साफ करके वापस उसमें रख दिया। अब आखिरी कमरा बचा था जिसमें वो पुड़िया रखी हुई थी। मैंने कमरे का सामान उठाकर दूसरे कमरे में रखा, लेकिन फिर एक ऐसा वाकया हुआ जिस पर मैं कपकपा कर रह गई। जो ही मैंने उस पुड़िया को उठाया और रखने लगी थी तो वो पुड़िया मेरे हाथ से खुल गई और उसके अंदर मौजूद दवाई सारी निकलकर जमीन पर गिर गई। मेरी जान निकल गई थी, क्योंकि मेरे शौहर ने पिछली बार मुझे बहुत डांटा था।
मेरे जिस्म से जैसे रूह निकल गई थी। जब मेरे शौहर को पता चलेगा तो क्या होगा, ये सोच कर मैं परेशान हुए जा रही थी। काफी देर मैं सोचती रही कि क्या करूं, क्योंकि वापस आकर मेरा शौहर तो मुझ पर बहुत गुस्सा करने वाला था। फिर मैंने एक मंसूबा बनाया। मैं किचन में गई और उस खाली पुड़िया के अंदर चाट मसाला भर दिया और उसमें इतना ही भर दिया जितना वो पहले थी। अब मुझे सुकून था, क्योंकि वो पाउडर भी इसी चाट मसाले की जैसा लग रहा था। मुझे यकीन था कि मेरे शोहर को अब पता नहीं चलेगा कि मैंने इस पुड़िया के अंदर चाट मसाला भर दिया है। रात को मेरा शोहर आया। मैं थोड़ी डरी हुई थी कि कहीं मेरे शोहर को इस बात का इल्म ना हो जाए कि ये दवाई नहीं बल्कि चाट मसाला है। मेरे शोहर पानी लेने गए। मैंने जल्दी से पुड़िया का पाउडर अपने हाथ पर रख लिया। जैसे ही मेरा शोहर पानी लेकर आया, मैंने जल्दी से वो पाउडर खाया और पानी पी लिया। मैं खुश थी कि शुक्र है उसे इल्म नहीं हुआ इस बात का कि मैंने इसमें चाट मसाला डाल रखा है। दवाई खाने के बाद मैं इंतजार करती रही कि मुझे अब नींद आएगी, अब आएगी, मगर मुझे तो आज नींद ही नहीं आ रही थी। मैं काफी हैरान थी। मुझे जिस्म में दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था। दवाई के बाद मैं सो जाया करती थी, मगर आज मैं जाग रही थी, लेकिन आंखें बंद किए लेटी रही कि शायद अब नींद आ जाए। आधी रात के वक्त मेरा शौहर बिस्तर से उठा और कमरे से बाहर चला गया। मैं काफी हैरान हुई कि मेरा शौहर कहाँ गया है। मैंने सोचा कि शायद वॉशरूम गया हो। मैं उसके आने का इंतजार करने लगी। जब ज्यादा देर तक वो ना आया तो मैं परेशानी में उठी और फिर उसके पीछे कमरे से बाहर निकल गई। मैं बाहर गई तो घर में कोई ना था। ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने अपने शौहर को बहुत आवाजें दी, मगर उसने किसी भी आवाज का जवाब ना दिया। वो देता भी कैसे, क्योंकि वो घर में मौजूद ही नहीं था। मैं हैरानी और परेशानी में वापस आ गई। सुबह फजर के वक्त मेरा शौहर घर वापस आया था और मैं इस सब का मुशाहिदा कर रही थी। मैं आंखें बंद किए बिस्तर पर लेटी थी ताकि मेरे शौहर को लगे मैं सो रही हूँ। मैं सारा दिन बहुत परेशान रही थी। मेरी एक सहेली का घर मेरे घर के पास था। मैं उसके घर गई और उससे सारी बात बताई। मेरी सहेली ने मेरी बात सुनी और कहने लगी कि ये बात तो सच है, तुम्हें रात को नींद उसी पुड़िया वाली दवाई की वजह से आती थी और आज नहीं खाई तो नींद नहीं आई और तुम्हारे जिस्म की दर्द भी खत्म हो गई है। लेकिन तुम्हारा शौहर रात को कहीं गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तुम्हारा शौहर जानबूझकर करता हो। मैंने अपनी सहेली को बहुत डांटा और उससे लड़कर घर आ गई। रात को फिर मेरे शौहर ने मुझे वो दवाई वाली पुड़िया खिलाई, मगर मैं सोई नहीं थी। आधी रात वो फिर बिस्तर से उठा और कहीं चला गया। मैं भी उसके पीछे पीछे उठी ताकि देखूं कि वो कहाँ जाता है। मेरा शौहर कमरे से निकला और फिर घर की पिछली जानिब स्टोर रूम यानी गोदाम में चला गया। मैं छुप छुप कर उसके पीछे जा रही थी। इतने धीरे से कदम उठा रही थी कि किसी को पता भी नहीं चल सकता था कि मैं पीछा कर रही हूँ। मैं हैरान थी कि मेरे शौहर को इतनी रात में गोदाम में क्या काम है। उसने गोदाम का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। मैं बाहर खड़ी उसके वापिस आने का इंतजार कर रही थी, मगर वो नहीं आया था। तो मैं हैरत ज़दा हो गई। फिर जब ज्यादा देर गुजर गई तो मैंने गोदाम का दरवाजा खोला और थोड़ा सा दरवाजा खोलकर अंदर झांका। अंदर का मंजर देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि अंदर तो कोई भी नहीं था। मैंने दरवाजा खोला और स्टोर रूम के अंदर चली गई। अंदर तो पुराना कबाड़ का सामान पड़ा था। मैं हैरान थी कि मेरा शौहर कहाँ चला गया। यहाँ तो कोई खिड़की भी नहीं थी। इसी शशोपंज में मुब्तला मैं किसी चीज से टकराई और मेरे पैरों से एक चादर जमीन पर से हट गई। चादर हटी तो मैंने जमीन पर जो चीज देखी वो देखकर मैं घबरा कर रह गई। वहाँ एक खुफिया दरवाजा था। मैंने कपकपाते हाथों के साथ दरवाजा खोला तो नीचे तहखाने की जानिब सीढ़ियां जा रही थी। मैं हैरान रह गई थी कि ये सब क्या है। फिर कुछ सोचकर मैं सीढ़ियां उतरने लगी। जब सीढ़ियां उतरकर मैं नीचे गई तो नीचे का मंजर देखकर मेरा दिल दहल गया था। मैंने नीचे अपने शौहर को देखा था और कुछ और आदमी भी थे वहाँ। ये सब देखकर मैं बहुत हैरान हुई और जल्दी से एक सतून के पीछे छुप गई। सामने एक बड़ा कमरा था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे घर के नीचे एक कमरा होगा। मेरा शौहर सिगरेट पी रहा था और साथ में वो दूसरे आदमी भी।
باقی دونوں آدمیوں نے چہرے پر نقاب چڑھائے ہوئے تھے۔ میں آج اپنے شوہر کو پہلی بار سگریٹ پیتے دیکھ کر چونک گئی تھی۔ میرا شوہر ان سے کچھ باتیں کر رہا تھا۔ میں ان کی باتیں سننا چاہتی تھی، لیکن جس جگہ میں کھڑی تھی وہاں ان کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھی۔ پھر میں نے ان کو دیکھا، وہ سب کھڑے ہو گئے تھے اور اس کمرے کے پیچھے کی جانب چلے گئے۔ یہ دیکھ کر میں مزید حیران ہو گئی تھی کہ اس کمرے کے پیچھے بھی ایک کمرہ تھا۔ میں آگے بڑھ گئی اور ایک دروازے کے پیچھے چھپ گئی تھی اور دروازے کے سوراخ کے بیچ سے اندر کا نظارہ دیکھنے لگی۔ اندر بہت سا سونا اور زیورات اور پیسے پڑے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گئی۔ میں حیران تھی کہ میرے شوہر کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا۔ پھر میں نے وہاں ایک اور اس سے بھی حیرت انگیز منظر دیکھا۔ میں نے وہاں ایک انسان کو دیکھا جسے ایک کرسی پر رسیوں سے باندھا گیا تھا۔ میں یہ دیکھ کر گھبرا گئی۔ پھر میرا شوہر اور وہ آدمی اس کمرے سے باہر نکل آئے۔ میں ڈر کر پیچھے کی طرف بھاگنا چاہتی تھی مگر نہ بھاگ سکی، اس لیے وہی چھپی رہی۔ وہ سب کمرے سے باہر نکلے اور پھر دوسرے کمرے سے بھی باہر نکلتے ہوئے سیڑھیوں پر چڑھ کر اوپر چلے گئے۔ میں بھی واپس جانا چاہتی تھی مگر مجھ میں تجسس ہو رہا تھا کہ اندر کمرے میں جس کو باندھا گیا ہے۔ میں اندر کمرے میں گئی تو وہاں سچ میں کوئی تھا جسے کرسی پر رسیوں سے جکڑا گیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک سیاہ رنگ کا کپڑا بھی تھا۔ میں قریب گئی تو وہ انسان میرے پیروں کی آہٹ سن کر چلانے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے مت مارو۔ اس کی آواز خالص زنانہ تھی۔ میں نے جلدی سے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ ایک عورت تھی۔ اسے دیکھ کر میں گھبرا گئی اور واپس بھاگنے لگی تھی، مگر اس عورت نے مجھے یہ کہہ کر روک لیا کہ پلیز میری جان بچا لو۔ میں ڈری سہمی سی ہوئی تھی مگر پھر خدا نے مجھے حوصلہ دیا اور میں نے اس عورت کو رسیوں سے آزاد کیا۔ رسیوں سے آزاد ہو کر اس عورت نے لمبی سانس بھری اور میرا شکریہ ادا کرنے لگی۔ میں نے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ میں روحی ہوں، اور پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم کون ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ میں حکیم کی بیوی ہوں اور اپنے شوہر کا پیچھا کر کے یہاں پہنچی ہوں۔ میری یہ بات سن کر اس نے مجھے ایک حیرت انگیز بات کہی جسے سن کر میں ششدر رہ گئی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ تمہارا شوہر حکیم نہیں ہے۔ یہ بات میری روح تک لرزا گئی تھی۔ میں نے غصے سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم کیسی بات کر رہی ہو؟ پھر اس نے مجھے جو بات بتائی وہ مجھے اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ گئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرا شوہر ایک ڈاکو گینگ کا سرغنہ ہے اور ان کا 5 لوگوں کا ایک گروپ ہے۔ وہ سب لوگ چوری کرتے ہیں اور لوٹ کا مال جمع کرتے ہیں، اور صرف یہی نہیں، وہ یہ سارا مال دوسرے شہروں میں پہنچاتے ہیں۔ یہ سب سن کر میں حیران ہو گئی اور کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میرا شوہر تو حکیم ہے اور میں یہ جانتی ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ تم کچھ نہیں جانتی کیونکہ میں بھی اسی گینگ کا حصہ ہوں۔ یہ بات سن کر میں کپ کپا گئی اور میں نے اس سے کہا کہ اگر تم اس گینگ کا حصہ ہو تو تمہیں باندھا کیوں ہوا تھا اور تمہیں مار کیوں رہے تھے؟ میری بات سن کر وہ ہنسی اور کہنے لگی کہ پہلے اطمینان سے میری پوری بات سنو۔ پھر وہ مجھے ساری بات سنانے لگی۔ اس نے بتایا کہ ہم سب ڈاکو ہیں اور لوٹ مار کرتے ہیں۔ ہم نہ صرف چوری کرتے ہیں بلکہ زیورات بھی بڑے شہروں میں جا کر بیچتے ہیں، اور اس سب سے ہم بہت پیسہ کماتے ہیں۔ پولیس کو ہم پر شک نہ ہو اس لیے ہم سب نے مختلف بھیس اپنائے ہوئے ہیں۔ میں نے ایک نرس کا بھیس بدلا تھا اور کلینک کے لیے کسی ایک ڈاکٹر یا حکیم کا ہونا بہت ضروری تھا، چنانچہ تمہارے شوہر کو ہی نکلی حکیم بنانا پڑا۔ یہ سب ہم اس لیے کرتے تھے تاکہ پولیس کا شک کبھی بھی ہم پر جا نہ سکے۔ سب بہت اچھا چل رہا تھا، پھر ایک دن تم ہماری زندگی میں آ گئی۔ اس روز شاید تم کسی شاپنگ مال میں تھی جب ہم وہاں چوری کر رہے تھے، تبھی جاوید یعنی تمہارے شوہر کی نظر تم پر پڑی۔ وہ پہلی ہی نظر میں تم پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ اس دن ہی اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ تم سے شادی کرے گا۔ ایک رشتے کرانے والی کے ذریعے تمہارے گھر رشتہ بھی بھیجا تھا، مگر تمہارے گھر والوں نے لڑکے کے ماں باپ سے ملنے کو کہا، لیکن جاوید کے ماں باپ نہیں تھے۔ پھر ہم نے ایک منصوبہ بنایا، میں جاوید کی بہن بن کر تمہارے گھر آئی اور یوں رشتہ ہو گیا اور شادی بھی۔ شادی کے بعد جاوید کا رات کو چوری کے لیے ہم سب کے ساتھ جانا کم ہوتا چلا جا رہا تھا اور ہمیں اس کا بے حد نقصان بھی ہو رہا تھا، کیونکہ جاوید ہمارے گروپ میں سب سے زیادہ ذہین تھا اور ہم سب بہت پریشان تھے کہ اپنے نقصان کو کیسے پورا کریں۔ پھر ہم سب نے ایک ترکیب سوچی۔ جاوید نے ایک حکیم کے مشورے سے تمہیں ایک ایسی دوائی کھانے میں ملا کر دینا شروع کر دی
جس سے رات ہوتے ہی تمہیں تھکاوٹ ہو جاتی تھی۔ پھر جب تمہیں تھکاوٹ ہو گئی تو جاوید نے اپنا اصل منصوبہ اپنایا اور وہ نیند کی دوائی کی پڑیاں تھکاوٹ کی دوائی کہہ کر روز رات کو تمہیں دینا شروع کر دیا۔ جاوید تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، تم سے محبت کرتا تھا، اس لیے وہ چھپ کر رات کو چوری کرتا تھا۔ وہ تمہیں نیند کی دوائی کی پڑیا سے سلا دیتا تھا اور تمہیں احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ تمہارا شوہر رات کو کہیں گیا بھی تھا۔ ایسے ہی دن گزرتے جا رہے تھے۔ پھر اس نے حیرت سے مجھ سے پوچھا کہ تم یہاں کیسے آئی؟ تو میں نے کہا پہلے مجھے بتاؤ کہ تم یہاں اس حال میں کیوں تھی اگر تم ان کی ساتھی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ 10 دن پہلے ہمارا ایک جھگڑا ہو گیا تھا، میں نے ان کا گینگ چھوڑ دیا تھا، میں اس پیشے سے اکتا گئی تھی اور اب بہتر زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ میں عثمان سے محبت کرتی ہوں مگر میرے ساتھیوں نے مجھے یہاں بند کر دیا اور مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی تھی۔ میں کافی حیرت زدہ تھی۔ اس نے بتایا کہ یہ لوگ اسے روز مارتے تھے اور گینگ میں واپس آنے کو کہتے تھے مگر میں ان کی بات نہیں مانتی تھی۔ اس لڑکی کی ساری بات سن کر میں بہت حیران تھی۔ میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی مگر میں لوگوں کی زندگیاں برباد نہیں کر سکتی تھی۔ اگلے روز میں اور روحی پولیس اسٹیشن گئی اور ہم نے ساری بات پولیس کو بتائی۔ رات کو پولیس نے ہمارے گھر کے تہہ خانے پر کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میرا شوہر اور اس کے ساتھی وہاں اڈے پر روحی کو نہ پا کر پریشان ہو گئے تھے اور اسی لیے انہوں نے وہاں سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن عین موقع پر پولیس وہاں پہنچ گئی تھی اور اس سے پہلے وہ بھاگتے ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ میں نے نم آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھا اور کہا کہ کیا فائدہ ایسی محبت کا جو دھوکے سے حاصل کی ہے۔ پھر پولیس ان سب کو لے گئی۔ اب اس واقعے کو 7 سال گزر گئے ہیں۔ روحی اپنی زندگی میں مگن ہو چکی ہے۔ میرا شوہر آج بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ میں اس سے محبت کرتی ہوں اسی لیے اس سے طلاق نہیں لی۔ میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ عدالت کچھ ماہ بعد میرے شوہر کو چھوڑ دے گی اور پھر میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنی اصلی زندگی گزاروں گی۔ میرے شوہر نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اب چوری چھوڑ دے گا۔